बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताने वाले हैं बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही अब आने वाले दिन के लिए क्या हो स्ट्रैटेजी, और आपकी तैयारी कराने के लिए हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। स्वागत करते हैं सर आपका। और हमारे साथ है एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा। सर बहुत स्वागत है आपका। और पूरी रिसर्च टीम, उनका भी परिचय करा दें। देवांशी से जानेंगे बाजार का हाल और कैसे रहेंगे डॉक्टर रेड्डीज के नतीजे। मानसी बताएंगे सिप्ला के नतीजे कैसे रह सकते हैं। दीपांशु बताएंगे मार्च तिमाही में एलएनटी का प्रदर्शन कैसा रह सकता है। वरुण से जानेंगे कमजोर नतीजों के बावजूद गोदरेज कंज्यूमर में 10% का अपर सर्किट क्यों लगा। और आशीष से जानेंगे दिग्गज निवेशकों ने क्या खरीदा और क्या बेचा। लेकिन सबसे पहले बाजार के आज के कारोबार पर डाल लेते हैं एक नजर। शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन हमने देखा बिकवाली हावी रही। वीकली वायदा एक्सपायरी के दिन निफ्टी 150 अंकों की तेज गिरावट के साथ 14,700 के नीचे बंद हुआ। सेंसेक्स करीब 450 अंक लुढ़का और निफ्टी बैंक में 425 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। सबसे ज्यादा दबाव मेटल, निजी बैंक, फाइनेंस शेयर ने बनाया और गुरुवार को ईद के मौके पर शेयर बाजार बंद रहेंगे। एफआईआईज और डीआईआईज के डेटा से क्या संकेत आज मिले, उन पर भी एक नजर डालें। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में 1261 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 704 करोड़ रुपए की आज बिकवाली की। और आइए एडिटर स्टेक में अनिल जी से समझते हैं कि लगातार दूसरे दिन बाजार बिकवाली का शिकार हुआ। आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या रही? दुनिया भर के बाजारों के उतार चढ़ाव का भारतीय बाजारों पर दिखा आज जबरदस्त असर। कमजोर शुरुआत के आसार थे, लेकिन उतनी कमजोरी के साथ खुले नहीं। मुश्किल से 25 पॉइंट निफ्टी पर हमने कमजोर शुरुआत की और बैंक निफ्टी 100-150 पॉइंट ही कमजोर खुलता हुआ दिखा। और उसके बाद पूरे दिन भर बाजार एक छोटे से दायरे में ट्रेड करते दिखे, 50-75 पॉइंट की रेंज में। लेकिन आखिरी 1 घंटा बाजार पर भारी पड़ता दिखा। अचानक से एक तेज बिकवाली का माहौल बना। सारे मेटल स्टॉक्स में, बड़े से लेकर छोटे, टाटा स्टील से लेकर सारे मेटल स्टॉक्स तेजी से मुनाफा वसूली का शिकार होते हुए दिखे। कोई खास ट्रिगर नहीं था, लेकिन उसके बावजूद बाजार में बिकवाली होती दिखी और उसी की वजह से निफ्टी में आपको करेक्शन अच्छा खासा आता दिखा। 14,700 के नीचे फिसला भी निफ्टी 14,650 तक गया और बंद होते होते फिर हल्की सी रिकवरी। ये था बाजार में निफ्टी का ट्रेड। बैंक निफ्टी भी 32,500 के करीब बंद होने में कामयाब रहा। वहां पर भी बिकवाली का दबाव देखने को मिला। ग्लोबल मार्केट्स कमजोर थे, हालांकि एक बार यूरोप के बाजारों में थोड़ा रिकवरी का माहौल बना जरूर, लेकिन डाउ फ्यूचर्स 125-150 पॉइंट नीचे थे। और सबसे बड़ा ट्रिगर ये था, एक वायदा कारोबार की एक्सपायरी का दिन था और ट्रेडर्स की पोजीशंस तेजी की तरफ काफी बनी हुई। दूसरा, कल की छुट्टी की वजह से भी क्योंकि बाजार बंद है और 2 दिनों का ग्लोबल मार्केट्स का उतार चढ़ाव, कोरोना के मामले, इन सबको देखते हुए ट्रेडर्स ने अपनी पोजीशन हल्की रखने का मन किया। और ये 2 बड़ी वजह थी जिसकी वजह से बाजारों में आज मुनाफा वसूली, बिकवाली, तेजी की पोजीशन हल्के होने के संकेत आते हुए दिखे। इन सब के बीच में बाजार कमजोरी के साथ बंद होते नजर आए। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों ने दिन भर मजबूती की कमान संभाले रखी। आखिरी 1 घंटे में जब दिग्गजों ने साथ छोड़ा तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग वहां पर भी आती दिखी, फिर भी वहां पर खरीदारी का माहौल बरकरार रहा। तो आज इंटरेस्टिंग एक्शन देखने को मिला क्योंकि एक्सपायरी 1 दिन पहले थी और ग्लोबल मार्केट्स का मूड माहौल और साथ ही छुट्टी, इन तीनों के चलते बाजारों में दबाव के साथ कारोबार हुआ पूरे दिन भर और क्लोजिंग भी नरम देखने को मिली। ये आज का ट्रेड का हाल। और अब शुक्रवार के बाजार पर क्या रहे स्ट्रैटेजी, अनिल जी से समझेंगे थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले आज सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन को समझना भी है जरूरी। देवांशी आशर है हमारे साथ। देवांशी, आज खबरों के दम पर कहां था जोरदार एक्शन? लगातार दूसरे ट्रेडिंग सेशन में आज बाजार कमजोर होते हुए दिखे, लाल निशान के साथ कामकाज होता हुआ दिखा। लेकिन यही नहीं, आज के दिन एक्सपायरी थी, बहुत ही छोटे दायरे में बाजार ट्रेड होता हुआ दिखा। लेकिन इसके बावजूद निफ्टी में आज करीब 150 अंकों की गिरावट देखने मिली थी। ज्यादातर ग्लोबल संकेत आज बहुत ज्यादा सहारा देते हुए नहीं दिखे। सेक्टर्स की अगर बात करें तो निफ्टी, बैंक और साथ ही मेटल स्टॉक्स में सबसे ज्यादा बिकवाली हावी होती हुई दिखी। और इसी के चलते आप देखिए आज निफ्टी बैंक में 400 अंकों से ज्यादा की गिरावट आई थी। निजी बैंकों के चलते आज ये गिरावट सबसे ज्यादा बनती हुई दिखी है। सबसे पहले हम बात करें मेटल स्टॉक्स की तो आप देखिए आज टॉप लूजिंग इंडेक्स था मेटल्स, सबसे ज्यादा मुनाफा वसूली आती हुई दिखी। ग्लोबल मेटल्स में भी हमने देखा थोड़ी सी मुनाफा वसूली थी और इसके चलते हमारे बाजार में भी ये रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखा। टाटा स्टील, हिंडाल्को, हिंदुस्तान कॉपर, नैल्को, ये सारे स्टॉक्स लाल निशान के साथ ट्रेड करते हुए दिखे। इसके अलावा निजी बैंक्स भी आज टॉप लूजर रहे। इनफैक्ट ओवरऑल फाइनेंशियल्स की अगर बात करें तो यहाँ पे गिरावट देखने मिली थी।
इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस, ये सारे बैंकों में आज लाल निशान के साथ कामकाज होता हुआ दिखा। निफ्टी बैंक को आज ट्रैक करता हुआ दिखा। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें वायदा बाजार में हमने देखा ग्रैन्यूल्स, वोल्टास, चोला इन्वेस्ट, एसबीआई लाइफ, ये कुछ स्टॉक्स थे जहां पे सबसे ज्यादा गिरावट देखने मिली। शॉर्ट्स बनते हुए दिखे थे आज के ट्रेडिंग सेशन में। एपीआई कंपनीज में आज गिरावट थी, लेकिन इसके अलावा वोल्टास की जो नतीजा है उसके बाद भी कमजोरी देखने मिली। आउट परफॉर्मेंस जो आती हुई दिखी वो बैंकिंग स्टॉक्स में सरकारी बैंक से थी। अब देखिए ज्यादातर बैंक्स 8 से 9% तक के गेंस के साथ ट्रेड करती हुई दिखी। बैंक ऑफ बड़ौदा, यूको, सेंट्रल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक में आज 8 से 9% तक के गेंस थे। इसके अलावा गोदरेज ग्रुप आज का आउट परफॉर्मर रहा है। कल जिस तरह से मैनेजमेंट में बदलाव हुए, कमजोर नतीजे थे, इसके बावजूद आज हमने देखा गोदरेज कंज्यूमर, गोदरेज इंडस्ट्रीज में आज शानदार गेंस होते हुए। स्टॉक्स में भी आज गेंस आते हुए दिखे। टाटा मोटर्स लीड करता हुआ, मारुति, ऑटो एंसिलरी में हमने देखा मदरसन सुमी, अमरा राजा में आज अच्छी तेजी बनती हुई दिखी। इसके अलावा जो सुपरहिट कॉल्स आपको जी बिजनेस पर मिलते हुए दिखे, दमदार कमाई आपकी होती हुई दिखी है। एनएमडीसी, सीमेंस, पावर ग्रिड जैसे स्टॉक्स से, एआईए इंजीनियरिंग जैसे स्टॉक्स से जहां पे आज सबसे ज्यादा गेंस आपके होते हुए दिखे। लेकिन इन ऑल अगर आप देखें ब्रॉडर मार्केट से, सरकारी बैंक से जहां पे आज अच्छे गेंस थे, गोदरेज का जो ग्रुप है वहां पे आज अच्छे गेंस बनते हुए दिखे। लेकिन इसके अलावा बाजार में आज कमजोरी के साथ कामकाज होता हुआ दिखा। चलिए अब आज के एक्सपर्ट का रुख कर लेते हैं वीके शर्मा जी का। सर, आज के बाजार पर आपकी राय और स्ट्रैटेजी आने वाले दिनों के लिए क्या हो, और एक दिन के लिए इंट्राडे पिक और हफ्ते भर का नजरिया पोजिशनल व्यू के तौर पर कौन सा देंगे आज आप? जी स्वाति जी, तो आज बाजार थोड़ा सा शुरुआती दौर में बड़ा अच्छा था, उसके बाद में दोपहर के बाद से खराब हो गया। कोई बात नहीं, पर इशू ये है कि इस वक्त आपको अपनी पोजीशंस को रिव्यू करना चाहिए। अगर कहीं भी ट्रेडिंग में बने हुए हैं तो जहां से पूछ के, जिसके पूछ के आपने किया है उसका स्टॉप लॉस को जरूर माने। तो एक दिन के लिए जो स्टॉक है वो है मेरा ब्रिटानिया। ब्रिटानिया कई लंबे समय से नीचे गिर रहा था, आज दूसरा दिन था थोड़ा मामूली ऊपर जाने का। मैं समझता हूँ कि ये अब सेक्टर चेंज हो रहे हैं, मेटल नहीं चलेगा तो ये एफएमसीजी थोड़ा ठीक कर सकता है, तो उसकी दृष्टि से मैं ब्रिटानिया दे रहा हूँ। 3,443 रुपये का क्लोजिंग भाव था, आप यहाँ पे लें। 3,375 का रखें स्टॉप लॉस, और ऊपर आपका 3,530 का टारगेट है जो ऊपर का आ सकता है। ध्यान रखिए इंट्राडे कॉल है तो आप लगातार स्टॉप लॉस को ऊपर बढ़ाते रहिए प्राइस के साथ साथ। अब रह गई बात पोजिशनल ट्रेड की, तो हमने देखा कि टाटा मोटर्स कुल मिला के एक ऐसे मार्केट में जहाँ पे पूरा मार्केट गिर रहा था, उसने लगातार ये मैं समझता हूँ बाकी शुक्रवार को और फिर अगले सप्ताह भी जारी रह सकती है। तो उसके लिए आवश्यक है कि आप इसको जरा ध्यान से देखें। तो टाटा मोटर्स 325 रुपये पे इस स्टॉक को लें, 312 रुपये का स्टॉप लॉस और 340 रुपये का आपका रहेगा टारगेट। तो यही चीज़ मैं ऑप्शन के जरिए में भी दे रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से आप वहाँ पे ध्यान दें तो आपको थोड़ा बेटर रिटर्न्स मिल सकते हैं कम रिस्क के साथ। ओवर टू यू स्वाति। बिल्कुल सर, एक दिन का नजरिया इंट्राडे में ब्रिटानिया में खरीदारी की सलाह वीके शर्मा जी की, और हफ्ते भर पोजिशनल व्यू टाटा मोटर्स में रखने की सलाह शर्मा जी की। उनसे बातचीत जारी रहेगी, लेकिन कुछ आने वाले नतीजों पर भी चर्चा कर लेते हैं। डॉक्टर रेड्डीज के नतीजे कैसे रह सकते हैं, देवांशी का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। देवांशी, डॉक्टर रेड्डीज के नतीजे आने वाले हैं, कैसी उम्मीदें हैं नतीजों से? डॉक्टर रेड्डीज के इस तिमाही के जो नतीजे हैं वो थोड़े से मिले जुले रह सकते हैं। सबसे पहले अगर घरेलू बात करें तो डबल डिजिट ग्रोथ यानी का जो है वो आपको देखने मिल सकता है। कोविड पोर्टफोलियो जो है उसमें सबसे ज्यादा बिक्री होती हुई दिखी और इसी से सहारा मिलता हुआ दिखेगा। क्रोनिक का पोर्टफोलियो जो है वहां पे अच्छी बढ़त होती हुई दिखी, और इसके अलावा जो वोकार्ड का अधिग्रहण किया था कंपनी ने उस पोर्टफोलियो का, वहां से भी आय को काफी सहारा मिलता हुआ दिखेगा। कारोबार में तिमाही में लगाया जा रहा है, करीब 35 to 40% तक की ग्रोथ की उम्मीद लगाई जा रही है, लेकिन जो नेगेटिव होगा वो यूएस सेगमेंट होता हुआ दिखेगा। कोई नए लॉन्चेस होते हुए नहीं दिखे, प्राइस इरोजन होता हुआ दिख रहा था। इसी के चलते हम देखेंगे कि यूएस कारोबार में थोड़ी सी गिरावट आ सकती है। कुल मिला के जो आय है वो करीब 12% तक, 11 से 12% तक बढ़ती हुई दिखेगी। कामकाजी मुनाफे को सहारा मिलेगा क्योंकि खर्च कम होते हुए दिखे थे, और इसके चलते मार्जिन्स भी करीब 22% से ऊपर रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। मुनाफे में गिरावट देखने मिलेगी, लेकिन वो इसलिए क्योंकि पिछले साल कंपनी को डिफर्ड टैक्स का बेनिफिट मिला था जो इस साल नहीं मिलेगा, और इसी के चलते आपको मुनाफे में गिरावट दिखेगी। इन ऑल एडजस्टेड जो मुनाफा होगा वो थोड़ा सा फ्लैट रह सकता
सकता है। लेकिन इस बार जो कमेंट्री होगी वो सबसे अहम होगी। स्पुतनिक वैक्सीन को लेकर किस तरह से कमेंट्री है, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से कंपनी कर रही है, इस पर नजर रखेंगे और साथ ही इनके जो प्रोडक्ट पाइपलाइंस हैं इस पर क्या योजना बनती हुई दिख रही है। तो ये है कमेंट्री जिस पर आपको ध्यान रखना है। नंबर्स इस बार थोड़े से मिले जुले रह सकते हैं। चलिए, ये तो बात हो गई यहाँ पर डॉक्टर रेड्डीज की। सिप्ला के नतीजे कैसे रह सकते हैं, मानसी का एक बार रुक कर लेते हैं। सिप्ला पर मानसी क्या कुछ नतीजों का अनुमान कह रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अच्छे नतीजे रहने की उम्मीद है। सभी मार्केट में अच्छी ग्रोथ, खासतौर से आय 18% 14.5% से 22.7%। वहीं मुनाफे में 182% की बढ़त देखने को मिल सकती है। दरअसल घरेलू बाजार में कोरोना की दवा बिक्री, हॉस्पिटल मरीजों में रिकवरी और ट्रेड जेनेरिक में अच्छे प्रदर्शन से फायदा मिलता हुआ दिखेगा। घरेलू बाजार में 12 से 16% सालाना ग्रोथ की भी उम्मीद जताई जा रही है। यूएस में नए लॉन्च और छोटे बेस के चलते 20% से अधिक बढ़त की उम्मीद यहां पर लगाकर हम चल रहे हैं। साथ ही जी प्रोवेंटिल के तिमाही आधार पर भी मार्केट शेयर में बढ़त की उम्मीद लगाई जा रही है। खर्चों में कटौती के चलते मार्जिन में बढ़त जरूर देखने को मिलेगा। वहीं इमर्जिंग मार्केट, यूरोप और एपीआई सेगमेंट में 20% के करीब सालाना ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है। कुछ चीजें हैं जिस पर नजर रहेगी। जी प्रोवेंटिल का मौजूदा मार्केट शेयर क्या है, आईवी ट्रामाडोल को मिले सीआरएल यानी कि कंप्लीट रिस्पांस लेटर पर भी अपडेट जो होगा उस पर नजर रहेगी। साथ ही कोविड इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा बिक्री पर भी आउटलुक क्या है, इस पर हमारा फोकस रहेगा। ऑल इन ऑल सिप्ला के नंबर्स अच्छे आते हुए दिख सकते हैं। शर्मा जी, सिप्ला और डॉक्टर रेड्डीज, आपका कॉन्फिडेंस कहां पर है? जी, मेरा कॉन्फिडेंस तो पूरे एक बास्केट के अंदर है और फार्मा के अंदर है, और इन स्टॉक्स के अलावा और भी स्टॉक हैं, लेकिन दोनों में ही अगर मैं एक स्टॉक चुनूं तो मैं डॉक्टर रेड्डीज को चुनूंगा। और वैसे अगर फार्मा के अंदर और ट्रिगर्स के साथ चुनना हो तो और भी दूसरे स्टॉक हैं, कैडिला, जहाँ पे न सिर्फ वैक्सीन बल्कि आगे चल के उसके जो दूसरे जो उसके पास इलाज हैं जो कोविड को एड्रेस करते हैं, उन सभी के लिए भी अच्छा है। तो फार्मा सेक्टर अच्छा करेगा, और जो आपके एनालिस्ट ने बताए हैं दोनों स्टॉक, उनके अंदर बिल्कुल बने रह सकते हैं आप। ओके, तो फार्मा स्पेस की तो बात हो गई। अब मार्च तिमाही में एलएनटी का प्रदर्शन कैसा रह सकता है, क्योंकि नतीजे आने वाले हैं, उम्मीदें नतीजों से कैसी है? दीपांशु भंडारी हमारे साथ है, उनसे समझते। दीपांशु, एलएनटी का प्रदर्शन कैसा रहने की उम्मीद जताई जा रही है? एलएनटी के नतीजों का जहां तक सवाल है, एक और अच्छी तिमाही आ सकती है देश की सबसे बड़ी कैपिटल गुड्स और इंफ्रा कंपनी की तरफ से। कुल आय की बात करें तो हम 47,800 करोड़ के आसपास की आय की बात करें, 47,900 करोड़, 8% की सालाना बढ़त आप वहां पर आपको आते हुए दिख सकती है। मुनाफा स्थिर रहेगा, हल्की सी बढ़त आएगी, ज्यादा बड़ा मुनाफे में उछाल नहीं आएगा, बट फिर भी आप देखें तो 3,300 करोड़ का मुनाफा रह सकता है। कामकाजी तौर पर 7% एबिटा बढ़ेगा, मार्जिन एकदम स्टेबल रहने वाले हैं। नए ऑर्डर्स में आप गिरावट देखेंगे 13% साल दर साल की, क्योंकि ऑलरेडी पिछले 3-4 तिमाहियों से कंपनी को काफी बड़े ऑर्डर्स मिल चुके हैं। तो इस बार नए ऑर्डर्स करीब 50,000 करोड़ से थोड़ा ज्यादा रहेंगे, पर साल दर साल अगर आप देखें तो 13% की गिरावट रहेगी। कुल ऑर्डर बुक 10% बढ़कर 3,36,000 करोड़ के आसपास रह सकती है। इंफ्रा, आईटी, फाइनेंशियल सर्विसेज कारोबार की तरफ से मजबूत प्रदर्शन का अनुमान लगाया जा रहा है। जो इनका ईएनसी कारोबार है उसमें एग्जीक्यूशन में सुधार की वजह से नतीजों को सहारा मिलेगा। लेबर उपलब्धता और सप्लाई चेन में भी सुधार हुआ है, उसकी वजह से एग्जीक्यूशन बेहतर होता हुआ दिख रहा है। पर कच्चे माल की लागत बढ़ने से थोड़ा असर पड़ सकता है, पर इसके अलावा भी हम देख रहे हैं कि मार्जिन एकदम स्टेबल रहेंगे। अगर कच्चे माल की लागत इतनी नहीं बढ़ती तो शायद मार्जिन एक्सपैंड होकर भी आते हुए दिख सकते थे। सिविल इंफ्रा, वाटर ट्रीटमेंट, पावर टीएनडी, ट्रांसपोर्टेशन और बिल्डिंग्स से दमदार ऑर्डर्स मिले हैं। हाइड्रोकार्बन कारोबार की भी ऑर्डर बुक में सुधार हुआ है। नाभा पावर प्लांट के जो पीएलएफ है, प्लांट लोड फैक्टर, वहां पर भी सुधार के संकेत है। तो ओवरऑल अच्छे नतीजे आने वाले हैं एलएनटी की तरफ से। आने वाले समय के लिए कहां पर नजर रखनी पड़ेगी? सबसे पहले तो FY22 के लिए क्या ऑर्डर इनफ्लो की गाइडेंस देती है या नहीं कंपनी। पिछले साल कंपनी ने गाइडेंस देना बंद कर दिया था कोरोना की वजह से, देखते हैं इस साल ये गाइडेंस देते हैं कि नहीं। वर्किंग कैपिटल और कैश फ्लो पर क्या कमेंट्री है, साथ ही कच्चे माल के दाम बढ़ने से क्या इंपैक्ट हो सकता है आने वाली तिमाहियों में, नई कोरोना पाबंदियों की वजह से एग्जीक्यूशन में क्या इंपैक्ट पड़ा है, और फाइनली जो हैदराबाद मेट्रो में इनको कर्ज को लेकर कुछ परेशानियां चल रही हैं पिछले कुछ समय से, वहां पर रेजोल्यूशन हुआ है कि नहीं, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। शर्मा जी, एलएनटी पर आपकी राय? एलएनटी एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टॉक है, और ये जैसा अभी बताया
तो उसका जो कॉस्ट जरूर बढ़ सकता है रॉ मटेरियल का। लेकिन ये देखते हुए कि सरकार इस बात पे एक्शन ले रही है या सोच रही है कि अपने ड्यूटीज़ जो उन्होंने जिनके बलबूते पे अच्छी स्टील की प्राइसेस बढ़ी हुई हैं उनको एक रिवाइज किया जा सके। और फिर दूसरी बात यह है कि वो जब इतना नहीं बढ़ेंगी तो उनके मार्जिन्स भी आगे चल के बढ़ सकते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि सारे कॉन्ट्रैक्ट आपके इम्पैक्ट नहीं करते, कुछ कॉन्ट्रैक्ट आपके पास थ्रू होते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन इस रेशो के हिसाब से, और कई बार ऐसा देखा गया कि भले ही इन्फ्लेशन हो लेकिन आपके पास ये कैपेबिलिटी रहती है उसको पास ऑन करने के लिए, तो आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी सफ़र नहीं करती। तो इस क्वार्टर के अंदर जरूर फर्क पड़ेगा। आने वाले दिनों के अंदर मेरे ख्याल से और बेहतर परफॉर्मेंस मिल सकती है L&T से। ओके, L&T पर तो बातचीत हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, शो का खास सेगमेंट देखते हैं, शर्मा जी का ऑप्शन। HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा सर हमारे साथ हैं मौजूद शो में। सर बताइए, ऑप्शन स्ट्रैटेजी कहां पर विशेष? चलिए, इस सेगमेंट के दर्शकों को दोबारा नमस्ते। और मैं ये कहना चाहूँगा कि कल जो हमने 2 स्टॉक बताए थे, बैंक ऑफ बड़ौदा और पावर ग्रिड, उनका सुबह मौका भी मिला और दोपहर होने के पहले ही आपका उनका टारगेट भी हो गया, तो आपको बधाई। आज जो 2 स्टॉक हैं वो है HCL टेक और आपका दूसरा है टाटा मोटर्स। तो पहले बात करते हैं HCL टेक की। HCL टेक वो टेक्नोलॉजी का स्टॉक है जो अपने गाइडेंस के बाद जो म्यूटेड गाइडेंस थी उसकी वजह से बहुत गिर गया था, अभी बढ़ना शुरू कर रहा है। तो जहाँ पे सेक्टर का जो एक रोटेशन हो रहा है उसके अंदर IT को फ़ायदा हो सकता है शुक्रवार को। तो मई महीने का 920 का कॉल आप HCL टेक में ले सकते हैं। 17 रुपये 50 पैसे भी क्लोज था, 12.5 रुपये का स्टॉप लॉस, और टारगेट आपका रहेगा 30 रुपये। दूसरा टाटा मोटर्स का जो मई महीने का ही 330 रुपये की कॉल आप खरीद सकते हैं। 14 रुपये 70 पैसे इसकी क्लोजिंग है। तो मैं चाहूँगा कि आप 2-1 रुपये नीचे खरीदें, करीब 12.5 रुपये के आसपास खरीदें तो बहुत अच्छी बात है। 14 में खरीदते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, पर नीचे खरीदेंगे उतना अच्छा है। लेकिन ध्यान रखिए, कहीं भी खरीदें स्टॉप लॉस आपका 10.5 रुपये रखना बिल्कुल वाजिब है। इसको रखिए और टारगेट आपका रहेगा 22 रुपये, और जैसे जैसे प्राइस ऊपर बढ़े स्टॉप लॉस को भी बढ़ाते जाइए। और आइए अब अनिल जी से समझते हैं कि गुरुवार को तो बाजार बंद है, पर शुक्रवार के लिए क्या खास स्ट्रैटेजी रखें? हम बाजार में फिर से लौटेंगे ट्रेड के लिए, तो 2 दिनों के ग्लोबल संकेत तो आपके लिए अहमियत वाले होंगे और बाकी भी देखेंगे क्या कुछ एक्शन होता है। आज के सेशन में एक्सपायरी के दिन कितनी पोजीशंस हल्की हुई हैं वो देखना भी बेहद इंटरेस्टिंग होगा। FIs की तरफ से तो बिकवाली का प्रेशर बरकरार है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ट्रेडर्स जो अब तक कमान संभाले हुए थे आज वो काफी कुछ हल्के हो गए। तो वापस से शुक्रवार के सेशन में खरीदारी होगी या फिर आगे 2 दिनों का वीकेंड है, शनिवार रविवार, तो फिर वही डर रहेगा कि चलिए जो कुछ करना है सोमवार से किया जाएगा। तो इस लिहाज से ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ही बेहद इंटरेस्टिंग रहने वाली है। साथ ही मेटल्स जो तेजी से टूटे हैं आज के सेशन में, वहां पर रिकवरी आती है। बाजार के मूड के लिए मेटल शेयरों का मजबूत बने रहना बहुत जरूरी है। करेक्शन के बाद निचले स्तरों से खरीदारी आनी जरूरी, ताकि कमोडिटीज को लेकर और कमोडिटी शेयरों को लेकर बाजार में डर ना रहे। जो रेंज है उस पर फोकस करिए। नीचे की तरफ जो इमीडिएटली सपोर्ट आपको निफ्टी पर मिलेगा शुक्रवार के सेशन में, वो होगा 14,600 14,650 का, और ऊपरी स्तरों पर 14,850 14,900 ये आपके लिए रुकावट की लेवल बनकर आएगी। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 32,000 32,200 इमीडिएटली बैंक निफ्टी पर सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, और ऊपर 32,800 33,000 रुकावट के तौर पर आपको नजर आएगा। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में सेलेक्टिवली एक्शन जारी रहने की उम्मीद है, लेकिन दिग्गजों पर ग्लोबल मार्केट्स के संकेतों का और FIs की बिकवाली का असर शुक्रवार को आपको जरूर देखने को मिलेगा। आज भी बाजार बंद होने के बाद और कल नतीजों के लिए आज से बड़े एक्शन वाला दिन है, तो ढेर सारे रिजल्ट्स होंगे आपके लिए परसों सुबह, जिन पर बाजारों का रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा, तो वो भी देखना बेहद इंटरेस्टिंग होगा। आइए अब ऑप्शन स्ट्रैटेजी भी समझ लेते हैं कल का ऑप्शन में। मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया है हमारे साथ। चंदन जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। ऑप्शन स्ट्रैटेजी फ्राइडे के लिए कौन सी? ओके, चंदन जी से थोड़ी देर में फिर से बात करते हैं। इस बीच शर्मा जी आपके पास फिर से लौट रहे हैं। लॉन्ग टर्म पिक अब आप कौन सी देने वाले हैं दर्शकों को?
जी स्वाति जी, लॉन्ग टर्म पिक में मैं समझता हूँ कि टेक्नोलॉजी क्षेत्र के साथ जुड़े रहना अभी भी फायदेमंद है। तो उसमें एक स्टॉक जो पहले नहीं बोला है वो जेंसर टेक्नोलॉजीज। ये एक आरपीजी ग्रुप की कंपनी है और आईटी सर्विसेज के अंदर है। तो इसका मैन्युफैक्चरिंग के अंदर मेजर कंट्रीब्यूशन आता है, करीब 53%, और बाकी फिर अन्य सेगमेंट हैं। ये भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि ये जीरो डेट कंपनी है और कैश और कैश इक्विवेलेंट इसके पास करीब हैं। अगर हम पर शेयर बेसिस पे देखें तो 48 रुपये पर शेयर, तो इसके पास कैश और कैश इक्विवेलेंट है। तो ये अच्छी कंपनी है। ऊपर से जो अच्छी बात इसमें ये भी है कि इसका जो डिजिटल रेवेन्यू है वो आय जो आप क्वांटमली बढ़ा सकते हैं, उसका जो परसेंटेज है वो करीब 64% है। तो ये अच्छा है। और आने वाले दिनों के अंदर मेरा मानना है कि एक रेगुलर ग्रोथ रेट भी अगर हम देखें अगले 21 से और 23 के बीच में, तो रेवेन्यू करीब 7% के हिसाब से बढ़ेंगे और नेट प्रॉफिट के अंदर वृद्धि हम करीब 13% सालाना देख पाएंगे। तो फिलहाल इसकी जो क्लोजिंग प्राइस है 272, वहाँ पे आप ले सकते हैं। जगह भी रखें, 252 चला जाए तो आप और इकट्ठा कर सकते हैं। टारगेट आपका रहेगा 315, 9 से 12 महीने के अंदर। तो अगर सीधा अभी प्राइस पकड़ो तो आपका करीब रिटर्न बैठेगा 16%, और अगर एवरेज की प्राइस पकड़ो तो 20% जैसा। तो आप इसके साथ रहिए, आराम से ठंडा करके खाइए। नमस्ते, जय हिंद। तो लंबी अवधि की खरीदारी जेंसर टेक्नोलॉजी में करने की सलाह वीके शर्मा जी की। आइए अब ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए चंदन जी हमारे साथ है। चंदन जी बताइए, ऑप्शन स्ट्रैटेजी शुक्रवार के लिए कौन सी? जी देखिए, बाजार में पिछले 2 दिनों से ऊपर के लेवल से बिकवाली देखने को मिली और काफी सिलेक्टिव काउंटर्स में बाइंग हुई है। स्पेशली आप देखोगे तो ऑटो सेक्टर में पिछले कुछ दिनों से एक बेस बन रहा है और अब वापस नीचे के लेवल से मोमेंटम बन रहा है। और स्पेशली यहाँ पे टाटा मोटर्स में काफी वीक का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है और लग रहा है कि स्टॉक ऊपर में लगभग 345-355 के लेवल को छूता हुआ नजर आएगा। इसके लिए टाटा मोटर्स की 340 की कॉल लेने की सलाह रहेगी, जो 11 रुपए के आसपास बंद हुई है। 7 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और हमारा मानना है कि टाटा मोटर्स की 340 में कॉल 19 से 20 रुपए के टारगेट तक हासिल होती हुई नजर आएगी। वहीं दूसरा ट्रेड रहेगा इंडसइंड बैंक में, जहां हमारा मानना है कि डाउनसाइड होना चाहिए। स्टॉक मौजूदा लेवल से 4-5% करेक्ट हो सकता है। कंसोलिडेशन ब्रेकआउट और शॉर्ट बिल्टअप हुआ है। तो इंडसइंड बैंक का मे का 900 का पुट लेने की सलाह रहेगी, जो 26 रुपए के आसपास है। यहाँ पे हमारा मानना है कि 19 रुपए के स्टॉप लॉस से ट्रेड करें और इस पुट में लगभग आपको 40 रुपए तक के टारगेट हासिल हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया। आज तो टाटा मोटर्स के हमारे शो में ही हैट्रिक लग गई। शर्मा जी ने पोजिशनल व्यू में दिया, फिर अगेन उनकी भी ऑप्शन स्ट्रैटेजी और फिर चंदन जी की भी। बहुत शुक्रिया चंदन जी, शो में शामिल हुए। और वीके शर्मा सर, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप शो में शामिल हुए। तमाम सहयोगियों का भी बहुत शुक्रिया हम तक एक्सक्लूसिव खबर और रिसर्च पहुंचाने के लिए।